हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका खंडेलवाल, आयुर्वेदाचार्य। और मैं श्री रानी सती आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में बैठती हूँ, जो कि हज़ारीबाग झारखंड में है, नियर बडम बाज़ार, महावीरा चौक। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम गायनी के टॉपिक कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एलोपैथिक में आप लोग सब जानते हैं कि गायनी में मतलब जो भी गायनोकोलॉजिस्ट होगा वो क्या क्या मेडिसिन देता है, क्या क्या पेशेंट को भी इवन बहुत सारी मेडिसिन के नाम और ये सब पता होगा। लेकिन यहाँ हमें आयुर्वेद की मेडिसिन, आयुर्वेद की कुछ चीज़ों को, उनके कुछ आहार विहार को भी साथ में, उसके कारणों को भी, वो सब डिस्कस करते हुए कुछ जो है गर्भिणी व्याधि के बारे में डिस्कस करूँगी। जैसे कि जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है प्रेगनेंसी में, उसको एलोपैथिक में मेडिकल प्रॉब्लम्स कहा जाता है और एएनसी की डिजीज़ बोला जाता है। लेकिन यहाँ गायनी यहाँ पर आयुर्वेद में उसको गर्भिणी व्याधि के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सिस्टम्स हैं और जिनमें उनकी प्रॉब्लम्स जो है गर्भिणी की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक इशू है तो गैस्ट्रिक वाले हम उसके अकॉर्डिंगली उसको रीड करेंगे। और यूरिनरी वाली है तो यूरिनरी वाले सिस्टम में उसको रीड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और बाकी के हर सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैं एवरी वीडियो में जो है मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ से कौन कौन सी गर्भिणी व्याधियाँ रिलेटेड होती है। जैसे कि सबसे पहले नौजिया, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही देखने को मिल जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि कितना ज़्यादा जो है नौजिया हो रहा है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, ये सब देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात कि इस स्टार्टिंग पीरियड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एसिडिटी, हार्टबर्न और डिस्पेप्सिया की जो इश्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो हम ऐसे ही एक एक जो मैं डिजीज़ बता रही हूँ वो सब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं और उनका मैं कुछ आयुर्वेदिक उपचार और साथ में कुछ आयुर्वेदिक आहार विहार के बारे में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। और साथ में एब्डोमिनल ब्लॉटिंग्स हैं कि उसको डकारें आ रही हैं, उसका मतलब पेट भरा-भरा लग रहा है, वो सब। कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी, डायरिया इन प्रेगनेंसी, पाइल्स एंड फीसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोज़िया एंड वॉमिटिंग की। मैं वन बाय वन करके एक-एक के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया और वॉमिटिंग प्योरली ये वातक गार्भिक लक्षण है। इसी से पता चलता है कि मतलब प्रेगनेंसी के ये साइन एंड सिम्टम है, ये 99% तो फिजियोलॉजिकली होते हैं। मतलब कि इसका कोई वैसे ऐसा कोज़ नहीं होता है, ना कोई इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसा ट्रीटमेंट भी होता है। 99% ये फिजियोलॉजिकल होता है। और इसके अलग से और कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं कि भाई गर्भपीड़न, ठीक है? घर में किसी प्रकार का दबाव पड़ रहा है, दो हृदय अवस्था, आमन अवस्था जो होती है, जब मतलब कि और इसके अलावा वात वृद्धि, जो वात की वृद्धि हो जाती है शरीर के अंदर, तब भी ये सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अराइज़ हो जाता है। 99% फिजियोलॉजिकल है, लेकिन जो 1% डिजीज़ की कंडीशन है उसके लिए मैं एक कॉजेज़ बता रही हूँ कि गर्भपीड़न होगा, दो हृदय अमन अवस्था होगी, वात वृद्धि होगी, जो कि वात वृद्धि हो जाती है जिसकी वजह से वॉमिटिंग का इतना ज़्यादा सेंसेशन होता है। उत्कृष्ट दोष, दोष हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट अवस्था में है, तब ऐसा होता है। उदान एंड व्यान वायु की दृष्टि की वजह से ऐसा होता है। अगर ये पैथोलॉजिकल नहीं है तो फिर क्या होगा, मतलब कि 1% मैंने बताया, 99% तो ये फिजियोलॉजिकल है। अगर 1% जो ये पैथोलॉजिकल अगर है, अगर ये पैथोलॉजिकल हुई तो फिर क्या होगा, जब जो है वेट नहीं इंक्रीज़ हो पा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तब उस कंडीशन में वो जो है कंडीशन पैथोलॉजिकल भी होती है। मतलब कि उसका जो न्यूट्रिशन, खाना पीना प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो बच्चे का वेट भी नहीं बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है ना ये पैथोलॉजिकल हो सकता है।
अच्छा, तो इस कंडीशन में हमारे आयुर्वेद में क्या है? ऐसी क्या चिकित्सा सूत्र हैं, क्या मतलब उनको बताया गया है, हमारे आचार्यों ने ऐसा क्या-क्या चीज़ें बताई हैं जो हम ले सकते हैं जिनकी वज़ह से हमारा जो ये वमन है, नौज़िया है, वॉमिटिंग है वो ठीक हो जाए? तो सबसे पहले तो ये है कि भूनिम्ब कल्क एक रहता है, भूनिम्ब का एक छोटा-सा शुभ होता है, पौधा होता है और उसका कल्क बना करके उसकी चटनी फ़ॉर्म जो होती है उसको अर्ली मॉर्निंग खाना खाने के साथ या बाद में भी हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा शुंठी जो होती है वो डाइजेस्टिव होती है, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव उसको माना जाता है। तो शुंठी का पानी बना कर के दिन में 1 से 2 बार उसका फांट का जो पानी है वो पी सकते हैं, क्योंकि वो अनुलोम करेगा, दीपन पाचन करेगा और उसको जो है वो बहुत जल्दी, और ये बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और ये सब जो है आम दोष की वज़ह से होता है, तो क्योंकि ये डाइजेशन कर देगा तो इसीलिए बहुत अच्छा उसमें काम करेगा। तीसरी चीज़, हम बिल्व कषाय मार्केट में अवेलेबल बना बनाया में मिलता है, हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है? तो बिल्व का कषाय जो है हम यूज़ कर सकते हैं, हम धान्य क्वाथ हम यूज़ कर सकते हैं, धनिया लेना है हमें, साबुत जो हरा धनिया होता है उसको कूट करके पानी में उसको बॉयल करके और हम उसका पानी जो है दिन में 4, 5, 6 बार हम पी सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके, जैसे आधा कप, 1 कप। तो वो बहुत ही, क्योंकि धनिया भी बहुत अच्छा एपेटाइज़र है, बहुत अच्छा डाइजेस्टिक एजेंट है, तो हम जो है धनिया को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, हम जो है तंडुलोदक ले सकते हैं, कच्चे चावल को कुछ टाइम के लिए धो करके और फिर उनको भिगो के रख दिया जाता है और उनको फिर उसका पानी जो है धीरे-धीरे जो है पीना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा करके। भई आधा कप, 1 कप के अमाउंट में आपको पीना है, 4 से 5 बार आप पी सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और वो जो है चावल का जो पानी होता है, कच्चे चावल का पानी, वो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारे इंटेस्टाइनल जो टोन होती है, इंटेस्टाइन की हमारी जो टोन होती है, उसकी मसल्स को इंक्रीज़ करता है। तो इससे क्या होगा, वो एक तरह से मतलब कि उसने इंटेस्टाइन की मसल पे भी काम किया, दूसरा हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाया, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है इस नौज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन में। चौथा, हम जो है आमल की चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमल की चूर्ण आप जो है जैसे आधा चम्मच 3 ग्राम की मात्रा में, 3 mg की मात्रा में जो ले सकते हैं और उसको दिन में 2 बार 3 बार खा सकते हैं। हम जिंजर का एक्सट्रैक्ट भी लेते हैं, हम लाजा पे वही चावल, जब तो हमने कच्चे चावल का पानी यूज़ किया, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हम चावल बनाते हैं, बनाने के बाद जो उसका पानी निकलता है जिसको हम मांड कहते हैं, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो सब क्या काम करेंगी, वो कैसे वर्क करेंगी, देखिए ये सब चीज़ें बहुत पहले ही आचार्यों ने लिखी हुई है और इनका हर एक बात का, हर एक चीज़ का साइंटिफिक मतलब वैल्यू है। इससे क्या होगा कि वो हमारे बॉडी में, मैंने जैसे कि आपको कॉजेज़ बताए, क्यों होता है ये नॉज़िया और वॉमिटिंग, तो उसी जो उसका कॉज़ है उसको मतलब उसको ठीक करता है। कॉज़ क्या था? कॉज़ ये था कि वात वृद्धि हो रही है, उत्कृष्ट दोष हो रहे हैं, उदान और व्यान वायु की तुष्टि हो रही है, ये सब था। तो उसको कैसे किया? उसको ठीक किया रस का पाचन करके, आम का पाचन करके, वात का अनुलोमन करके, भृंगण करके, बल्ले करके, ये सब कंडीशंस करने के बाद में जो है मतलब ये नॉज़िया और वॉमिटिंग को ठीक करता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिटी और हार्टबर्न के बारे में। तो एसिडिटी और हार्टबर्न के बारे में क्या है? एसिडिटी में क्या होगा? एसिडिटी की अवस्था में क्या होता है कि हमारा जो है सीने में जलन होने लगती है, बर्निंग लाइक सेंसेशन होने लगता है। तो उस कंडीशन में जो है हम आयुर्वेद की किन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं? ज़्यादा मिर्च मसाला खाने की वजह से, ज़्यादा इस तरह का स्पाइसी फूड और ये सब खाने की वजह से जो है हमको एसिडिटी और हार्टबर्न की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम और कई बार अगर आदमी मसाला वसाला नहीं खा रहा है
मिर्च भी नहीं खा रहा है, ये सब भी नहीं ले रहा है, लेकिन उस कंडीशन में भी उसको हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्यों होता है उसको? तो उसका कारण ये है कि भई मतलब वो टाइम पे अपना खाना नहीं ले रहा है, वो खाने को प्रॉपर्ली चबा नहीं रहा है, और वो जो है मतलब कम्फर्ट होकर के खाना नहीं खा रहा है। देखिए, ये सब कारण हैं, और आपको कारण को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कारण है उसका निदान करना, उसको हटाना ही आपका ट्रीटमेंट है। तो हम लोगों को अपना एक मोटे-मोटे तौर पे मैं ये बोलूँ कि हम लोगों को अपने खाने में जो है मतलब सही समय पे अपना खाना खाना चाहिए, खाने को ठीक से चबा के खाना चाहिए, स्पाइसी और फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। हमें प्रॉपर ड्रेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा इस तरह के कपड़े पहन के हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना हम रिलैक्स होंगे उतना ही हमारे बॉडी में वो जो है, जितना शांत मन से खाना जाएगा उतने शांत मन से वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? और ऐसा भी नहीं कि इधर-उधर देख रहे हैं, ऊपर-नीचे देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उस वक़्त खाना खा रहे हैं, वैसे भी हमें नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से ये एब्डोमिनल ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्टबर्न की प्रॉब्लम, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम होती हैं। तो हमें जो है कैफ़ीन अपनी डाइट से रिड्यूस करना है, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है, और मतलब क्या बोलते हैं, खड़े होके भी बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जो आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए हैं बैठ के खाना खाने के लिए, वैसे ही हमें करना होगा। उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम ऐसे करते हैं तो वो जो है हमारा ये एसिडिटी, हार्टबर्न और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हिंगवाष्टक चूर्ण है। हिंगवाष्टक चूर्ण जो है आप खाना खाने के साथ में आप ले सकते हैं, और शंख भस्म है, वो भी आप खाना खाने के बाद 1 चुटकी या ले सकते हैं 1 mg की अमाउंट में। उसका एक पाउडर तैयार किया जाता है और उसके थ्रू उसको लिया जाता है, ठीक है? एविपत्ति का चूर्ण को आप ले सकते हैं। अगर आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं तो एलोपैथी का चूर्ण जो है बहुत अच्छा कार्य करता है आपके डाइजेशन को ठीक रखने में, आपकी एसिडिटी, हार्टबर्न और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स में। आप अगर कफ प्रकृति के हैं तो आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ एसिडिटी, हार्टबर्न और डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम्स है। कुछ मैं डाइट सप्लीमेंट आपको बता सकती हूँ, जैसे कि तुलसी हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, बनाना हो गया और पुदीना हरा हो गया। ये सब का इस्तेमाल करके आप जो हार्टबर्न, एसिडिटी, डिस्पेप्सिया और ब्लॉटिंग से बच के रह सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो वो आप मुझे मैसेज करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।